डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं देखिए आपको ऐसे देश के बारे में, भू राजनीति के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से वहाँ पे इतना बड़ा संकट पैदा हुआ। वहाँ पे संकट है, उस संकट से भारत को भी डरने की बहुत आवश्यकता है। ये जो मैप मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बांग्लादेश का मैप है। वो राज्य जो भारत का ही कभी भाग हुआ करता था। इधर देखिए त्रिपुरा लगता है, इधर आसाम लगता है, इधर देखेंगे वेस्ट बंगाल लगता है, और इस तरफ में और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे म्यांमार लगता है। तो देखा जाए एक तरह से इसकी पूरी की पूरी आकृति है ना, वो भारत से घिरी हुई है। ज़्यादातर भारत और बांग्लादेश में कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आता है। फ़र्क इतना है कि विभाजन के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान था, बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया। लेकिन वो बात तो छोड़िए, वर्तमान समय में बांग्लादेश के बहुत बड़े बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। उससे भारत की भी चिंता होना लाजमी है। हमारे देश में आरक्षण को लेकर राजनीति की जाती है। आज जो बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं ना, वो भी आरक्षण के मामले को लेकर ही बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हिंसक रूप ले रखा है। बहुत हिंसक आंदोलन वहाँ पे बढ़ गया है, और भारत सरकार ने जिस पे ये भी कदम उठाया है कि जो छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से सुरक्षित लाया जाए, और काम भी शुरू कर दिया गया है। तो इसका मतलब हालात कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश सार्क कंट्रीज के ये देश शामिल हैं। तो आपसी इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक बहुत सारे क्या है कि हमारे गहरे संबंध है। और ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही, और संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली मान्यता जो दी गई थी बांग्लादेश को विश्व पटल पर, तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी भारत की ही थी। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो है, किस तरह का वहाँ पे आरक्षण चलता है, उस पर क्या विवाद हुआ, और वो विवाद किस तरीके का है। अभी हाल ही में आरक्षण विरोधी उग्र प्रदर्शनों के बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगाने के साथ सेना को भी मैदान में उतारना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि सब कुछ बेकाबू का। लेकिन हिंसा थमने का अभी तक नाम नहीं ले रही है। ये हिंसा कितनी उग्र और व्यापक है, इसका पता इससे चलता है कि अभी तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक 30% आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए है। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। अगर ऐसा ही भारत में किया जाता तो स्वतंत्रता करवाने वाले यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। लेकिन 1971 के मुक्ति संग्राम में जिन सेनानियों ने भाग लिया, उनके परिवार के सदस्यों को वहाँ पे अभी तक 30% आरक्षण दिया जाता है, और 10% पिछड़े जिलों के लोगों के लिए एवं महिलाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त 5% अल्पसंख्यक समूह और 1% दिव्यांगों के लिए है। ये है वहाँ पर सरकारी नौकरियों में लोगों को आरक्षण की। 30% उन लोगों को जिनके परिवार के पूर्वजों ने देश को आज़ाद करने में योगदान किया, 10% पिछड़े जिले के लोग, 10% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, और 5% अल्पसंख्यक समूह के लोगों को, और 1% दिव्यांग लोगों को, यानी कि जो लोग असमर्थ हैं। इस प्रकार कुल 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है। परंतु मुख्यतः 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार के सदस्य वंशज हैं, उनको मिलने वाला 30% आरक्षण को लेकर ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनकी सीमा तार्किक नहीं दिखती। इसी कारण उनका विरोध भी होता रहा है। हालांकि सरकार ने 2018 में इस आरक्षण को खत्म कर दिया था। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि 2018 में सरकार ने इसको ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। अब आरक्षण का ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, लेकिन लगता यह है कि आरक्षण विरोधी
उसके फैसले की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। देखिए, न्यायालय चाहे किसी भी देश का है, उसका जब तक अंतिम डिसीजन आता है तो कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस बात से बहुत चिंतित है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन को जो कट्टरपंथी तत्व है वो हवा दे रहे हैं। इन तत्वों में से भी है जिनका संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से माना जाता है। और पाकिस्तान भारत के लिए भी सरदर्द है, बांग्लादेश के लिए भी सरदर्द है। जो भारत विरोधियों के लिए भी जानी जाती है ये खुफिया एजेंसी, स्पष्ट है कि भारत को वहाँ के हालात पर गहरी निगाह रखनी पड़ेगी, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। ये राहतकारी है कि अभी तक करीब 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से स्वदेश आ गए, लेकिन लगभग अन्य अनेक वहाँ फंसे हुए भी हैं। एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश में करीब 8,500 भारतीय छात्र हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसा बांग्लादेश में क्या है कि जो भारत में नहीं है? इतने छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी गुणात्मक पढ़ाई है, कौन सी एजुकेशन की क्वालिटी है? इसके अतिरिक्त काम धंधे के सिलसिले में गए भारतीय नागरिक भी है वहाँ पे। भारत को इन सब की सुरक्षा की चिंता तो करनी ही होगी क्योंकि वो भारत के नागरिक है। इसे लेकर भी भारत को सावधान रहना होगा कि हिंसा के कारण बांग्लादेशी पलायन कर भारत न आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे हम पहले ही ग्रस्त हैं। जितना पश्चिमी बंगाल हमारा है उसमें बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के ही घुसपैठी बैठे हुए हैं। दोबारा से ऐसा मौका ना मिल गया है। इन सब के साथ ही भारत को इस पर भी विचार करना होगा, आखिरी भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बांग्लादेश जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा मैं कह रही हूँ। हो सकता है कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बांग्लादेश मुझे इस तरह का कोई एडवांस कंट्री नहीं लगता, वहाँ की एजुकेशन इतनी एडवांस नहीं लगती कि भारतीय छात्र इतनी मात्रा में वहाँ पे जाए। ये तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की भी कोई ना कोई कमजोरी है। बांग्लादेश में केवल पड़ोसी भारतीय राज्यों के छात्र ही पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छात्र भी जाते हैं। अभी तक हम ये सोच रहे होंगे असम के, त्रिपुरा के, उधर के छात्र होंगे, नहीं, यहाँ तक कि मध्य भारत के छात्र भी वहाँ पर अधिक मात्रा में पहुँचते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी हमें समझना होगा कि आमतौर पर वही छात्र होते हैं जिन्हें देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अवसर नहीं मिलता। वो इस तरह के देश में भी क्या करते, चले जाते हैं और कई बार उनकी जान भी क्या होती है, बड़ी जोखिम में होती है। तो ये जो आरक्षण था इतने लंबे समय से चला आ रहा था, ये बांग्लादेश के लिए गले की फांस बन गई है। अब भारतीय सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारी आरक्षण की व्यवस्था है उसमें से समिति बनाकर, कमेटी बनाकर उनको निश्चित करना होगा कि किस आरक्षण की ज़रूरत है और कौन से आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आने वाले समय में इस तरह की विरोध प्रदर्शन और इस मुद्दे को लेकर भारत में भी हो सकते हैं। तो बांग्लादेश की जो आजकल की हालात है उसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि जिस तरह म्यांमार से रोहिंग्या वहाँ से आए थे, यानी कि ये कहकर कि वहाँ पे हालात ख़राब हो गई है और वो लोग आए थे तो भारत में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या त्रिपुरा में, असम में और पश्चिम बंगाल में बढ़ गई थी। तो अब हमें दोबारा से पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में अगर स्थिति बिगड़ती है तो वहाँ से चकमा शरणार्थी दोबारा से प्रवेश न कर पाए। ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से कोई भी देश होता है तो उसका पड़ोस होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर पड़ोसी अच्छा है तो ही हम चैन की सांस ले सकते हैं। वहाँ पे होने वाली समस्या दूसरों के लिए भी क्या बनती है, मुसीबत बनती है। ये बहु राजनीति का विषय था, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संबंध बांग्लादेश के साथ रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कुछ होगा तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ना लाजमी है। आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल के साथ बने रहिएगा। जितनी भी राजनीति की तथ्यपरक घटनाएं होंगी, विचार होंगे, उनको हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।